नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब बढ़िया होंगे, आनंद होंगे, अपने घर परिवार के साथ आराम से एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन एंजॉयमेंट के साथ साथ पढ़ाई भी करनी है। तो अब आप अपने इस चैनल से, आरोहण के यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएं। आपकी लाइव क्लास आ रही है, इंस्टाग्राम पर भी है और भी ऐप पर भी है इंस्टीट्यूट के। तो आप यहाँ जुड़ें और अपने पढ़ाई शुरू करें। हमारे इस कक्षा में पीएसआई का जो बैच 14 जुलाई से शुरू हुआ है, इस कक्षा में इस समय हम संधि पढ़ा रहे हैं और संधि प्रकरण के अंतर्गत लगभग 2 क्लास हो चुकी हैं, जिसमें हमने संधि की पूरी विशेषताएं, संधि के प्रकार, संधि की परिभाषा, संधि की जो पृष्ठभूमि है उसको पढ़ा था और उसके बाद हमने दीर्घ संधियां पढ़ी। आज का टॉपिक है गुण स्वर संधि। तो आज हम गुण स्वर संधि पढ़ेंगे और इसको समझेंगे कि इनके शब्द कैसे विच्छेद किए जाते हैं, और हम परीक्षा में अगर हमसे गलतियां होती हैं पहचानने में या विच्छेद करने में या संधि करने में, तो फिर वहां हम कहाँ गलती करते हैं, आज हम इसका परीक्षण करेंगे। ये हमारी खुद की परीक्षा है, हमारी आपकी परीक्षा है। तो अपनी परीक्षा करें, अपनी जांच करें और पढ़ाई को और अपने उच्च स्तर तक ले जाएं। तो देखिए, गुण स्वर संधि कल की क्लास जब हमने समाप्त की थी तो गुण स्वर संधि की परिभाषा आपको बता दी थी कि संधि करते समय जब अ और अ के बाद कोई भी असमान, कोई मतलब कोई नहीं, लेकिन ई, उ और री, ये 5 स्वर आए तो इनका परिवर्तन दोनों स्वरों को मिलाकर क्या होगा, वो यहाँ पर हमने लिख दिया है अ और ई। तो ए बनेगा अ बड़ी, आ ई, ये चारों रूपों में, क्योंकि अ एक है और ई एक है, ये दोनों समान हैं, इसलिए जहां ये जाएगा वहां ये भी जाएगा। तो इसका परिवर्तन ए में होगा, जो किसी शब्द के बीच में ए की मात्रा में दिखेगा। इसी तरह से आ उ से ओ होगा, आ उ चारों रूप आपको मिलेंगे और इससे ओ बनेगा जो मात्रा के रूप में दिखेगा। इसके बाद तीसरा है जो री आएगा और इसका परिवर्तन अर में होगा, जो आपको किसी मात्रा के बीच, शब्द के बीच में ऊपर दिखेगा ये रह। और इसमें चूंकि अ 2 होते हैं लेकिन री एक ही होती है, इसलिए इसके सिर्फ 2 ही टुकड़े होंगे। ई और उ की स्थिति में 4 हो जाएंगे, लेकिन अ और ई की स्थिति में 2 ही होंगे। तो अब हम यहाँ शब्द देखते हैं। देखिए, हमने यहाँ पर शब्द लिखा राकेश, रमेश, दिनेश, एक की मात्रा दिख रही है। तो जब एक की मात्रा दिखे वहां पर समझ लेना चाहिए कि गुण संधि है और इसके टुकड़े अ और ई में ही होंगे, क्योंकि ये नियम वर्णमाला में निर्धारित हो चुका है कि जब भी आमने सामने अ ई आए तो परिवर्तन ए में ही होगा। ये वाला भी नहीं होगा, ध्यान रखना, ये गलती भी मत करना। ये दूसरी संधि में आएगा तो सिर्फ ए होगा, ए नहीं होगा। फिर जब जहां पर ए की मात्रा मिलेगी उसके टुकड़े हमेशा अ प्लस ई में होगा। तो देखिए, पहले स्वर को हम मूल रूप में लिख लेंगे, क्योंकि आपको हम कई बार बता चुके हैं कि कोई भी स्वर शब्द के बीच में अपनी मात्रा के रूप में लिखा जाता है, और हमें पता है कि ए अ और ई से बना है। एक बार हम छोटा ही लिखेंगे, पहला ही टुकड़ा लेंगे, फिर शब्द के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन सा बनेगा। यहां बचा है राख और यहां बचा है शी। देखो, ये तो हम पहले ही समझ चुके हैं कि ईश होगा, क्योंकि ईश हमने दीर्घ संधि के अंतर्गत कम से कम 20-25 से ऊपर शब्दों में देख लिया है, इसमें परिवर्तन नहीं होना है। अब ये होगा राक का, क्योंकि राक नहीं होता, अगर राक होगा तो निरर्थक हो जाएगा। राका माने होता है रात्रि, तो राका, रजनी, निशा, यामिनी, ये सारे रात्रि के पर्यायवाची हैं। तो फिर जो रात्रि का ईश है तो ये भी चंद्रमा हो गया। कल हमने रजनीश को भी देखा था चंद्रमा,
और आज हमने राकेश को भी चंद्रमा के रूप में ही देख लिया। यानी कि हमारे साथ साथ में पर्यायवाची भी तैयार हो रहे हैं। इसीलिए संधियों को बहुत आसानी से पढ़ना चाहिए, बहुत आराम से पढ़ना चाहिए, क्योंकि संधियां पढ़ने से हमारी 20 से 30% व्याकरण अपने आप ही तैयार हो जाती है। रमेश में देखते हैं, यहाँ भी वही सेम कंडीशन है, कोई परिवर्तन नहीं होगा। और इधर श दिख रहा है, इसका मतलब ये ईश है, ये छोटी ई नहीं हो सकती है, इधर छोटा बड़ा हो सकता है, वो हम देखेंगे। रम तो होता ही नहीं है, रमा होता है, क्योंकि रम तो कुछ और ही होता है जिसका संधि में कोई काम नहीं होता है। रमा माने लक्ष्मी, लक्ष्मी के ईश हैं, ये कौन है? विष्णु। लक्ष्मी के जो पति हैं वो विष्णु, यानी ये रमेश विष्णु का पर्यायवाची है। ऐसे ही दिनेश, सेम प्रक्रिया इसमें। इतना तो हम बिल्कुल बिना सोचे समझे लिख सकते हैं। और श आ गया तो ईश ही है, इसमें कोई परिवर्तन होना नहीं है। तो सिर्फ परिवर्तन यहाँ होगा, अब ये दिन होगा कि दिना होगा, तो यहाँ तो आ जाएगा। और यहाँ तो दिन होता है, दिना तो होता ही नहीं है। आज कौन सा दिन है? आज मंगलवार है, आज सोमवार है, तो दिन ही पूछा जाता है, दिना नहीं होता है। तो हमने आपको पहले भी बताया था कि हम जैसे जैसे संधि विच्छेद करते चलेंगे, वैसे वैसे शब्द हमें पता चलते चलेंगे। तो दिनेश किसका पर्यायवाची हो गया? सूर्य का। तो देखिए, विष्णु, चंद्रमा और दिनेश, 3 शब्द में 3 पर्यायवाची भी पता चल गए। अगर पर्यायवाची के प्रश्न में ये शब्द आ जाएंगे तो हमें आसानी रहेगी उनको छांटने में। अब यहाँ पर हम एक शब्द थोड़ा सा अलग हटके लिखते हैं, सर्वेश। यहाँ भी एक ही मात्रा है, र जैसा है वैसा ही रहेगा, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसमें र की संधि नहीं है। और जो श है तो वो ईश ही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ बचेगा सर्व, सर्व माने पूरा, सब का ईश कौन है? भगवान, सर्वेश। तो देखिए, ये सर्व होता है, सर्वा नहीं होता है। ये हमें संधि विच्छेद करने के बाद बिल्कुल पता चलता है। इतना तो हम हिंदुस्तान में रहते हैं, भले ही हिंदी विषय आपका ना रहा हो, लेकिन हिंदुस्तान में रह के 10वीं 12वीं तक, बीए तक जो भी है, हिंदी पढ़ी ही है, कंपलसरी के रूप में ही सही पर पढ़ी तो है। और हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदी भाषी क्षेत्र है राजस्थान, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में इतनी तो हिंदी आती है कि हम ये बता सकें कि ये शब्द कैसे लिखा जाता है, इसमें ह्रस्व मात्रा लगती है या कि दीर्घ मात्रा लगती है। तो देखिए, सर्व ईश हो गया। अब यहां पर अगर हम लिख दें यथेष्ट, तो देखिए, यहां तक की प्रक्रिया हमें सोचना ही नहीं है, क्योंकि ए के टुकड़े अ ई में होंगे। तो देखिए, यहां हो गया यथ। अब ये यथ नहीं होता है, यथा होता है, इसको हम दीर्घ कर लेंगे और ये हो जाएगा इष्ट। तो देखिए, यथेष्ट। ऐसे ही अपेक्षा, इसमें भी वही एक ही मात्रा और इसके विच्छेद टुकड़े भी वही अ ई। और यहाँ पर चूंकि क्ष है और ये इच्छा नहीं होता, क्योंकि इच्छा ये वाले शब्द में तो छोटी ही होती है, लेकिन इच्छा में बड़ी ही होती है। और अप ये उपसर्ग है जो अपा नहीं होता, अप इच्छा। अप इच्छा, अप इच्छा तुलना से संबंधित होता है शब्द, ये इसकी अपेक्षा अच्छा है। तो इस तरह से ये हमारे शब्द ई के लगभग हो गए हैं। इसके बाद आपको प्रैक्टिस पेपर कराएंगे, बाकी शब्द अपन उसमें पढ़ेंगे, क्योंकि हमें क्लास को आगे भी बढ़ाना है। और 5-6 शब्द 10 शब्द बहुत है एक के लिए तैयारी करने के लिए। आगे प्रैक्टिस करते रहें, आप घर पर भी प्रैक्टिस करें और यहाँ क्लास में तो प्रैक्टिस कराई ही जाएगी। अब हम दूसरा वाला लेते हैं, आ और ओ। देखिए, महोत्सव,
प्रवेशोत्सव, नवोढ़ा, नई उम्र वाली यानी नई शादी वाली को नवोढ़ा कहा जाता है। देखिए ओ की मात्रा है, हम यहाँ पर ओ को मूल रूप में ले आएंगे और ओ हमने पहले ही वर्णमाला से सीख लिया है कि अ और उ से बनता है। तो यहाँ बस हम ये सूत्र अपने ध्यान में रखें। अगर ये वाले सूत्र एनी टाइम हमारे माइंड में रहते हैं तो बिल्कुल गारंटी है कि संधियां गलत हो ही नहीं सकती हैं, क्योंकि संधियां इन स्वरों में वर्णों में होती हैं। स्वर संधि पढ़ रहे हैं तो हमने स्वर देखे, जब हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे तो हम व्यंजन की प्रक्रिया देखेंगे, व्यंजन कैसे बने हैं, व्यंजन को निर्माण कैसे हुआ है। अभी हम केवल स्वर पर चलेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोह बच गया और ये है, तो देखिए बिल्कुल स्पष्ट दिख रहा है, मह नहीं होता है, महा होता है, हम अच्छी तरह जानते हैं। अब ये महा एक बार आ गया, उत्सव एक बार आ गया, ये 1000 जगह बार आएगा, बार बार आएगा और एक ही शब्द बनेगा। इसमें कोई भी हमको परेशानी नहीं है और ना ही कठिनाई है। देखो हमें इतनी प्रक्रिया सोचना ही नहीं है। अब यहाँ शब्द जो बचता है वो हम यहाँ लिख भी सकते हैं और अब इतनी सारी संधि विच्छेद करने के बाद हमें लिखने की भी जरूरत नहीं है, सीधे हम प्रवेश और उत्सव, क्योंकि जो ओ है वो उ प्लस आ और उ में बदलेगा, आ और उ। तो देखिए इससे हम मिला के शब्द बना लेंगे और इससे मिला के बना लेंगे, तो ये हो जाएगा नव और ये हो जाएगा ऊढ़। ऊढ़ माने अवस्था वाली स्त्री, ऊढ़ माने अवस्था, तो नई अवस्था। नई अवस्था मतलब ऐसा नहीं कि पैदा, नवजात शिशु नहीं, जिसकी नई नई शादी होती है उसको नवोढ़ा कहते हैं। अब हम और भी इसमें शब्द ले सकते हैं, जैसे जलोदर, सर्वोत्तम, चरमोत्कर्ष। देखिए जहां जहां ओ की मात्रा आएगी वहां गुण संधि होगी, टुकड़े आ और उ में होंगे, छोटा बड़ा हो सकता है। तो देखिए जल, आ लगा है, जल आ गया, जल में जला नहीं होता, जल होता है, और उदर होता है, उदर नहीं होता, उदर माने पेट। जब पेट में जल की मात्रा अधिक हो जाती है तो उसे, उस बीमारी को आयुर्वेद में जलोदर कहते हैं। ओ आ उ। अब यहाँ पर सर्व है, सर्व पहले आ चुका है सर्वेश में, तो सर्व वही है, ऐसे ही सर्वा नहीं होगा, और यहाँ पर होगा उत्तम, जो बड़ा उ नहीं होगा, छोटा होगा। यहाँ पर देखिए ओ, सेम प्रक्रिया, कोई कठिनाई नहीं, बिल्कुल बिना सोचे समझे संधि विच्छेद करना है। नियम आ गए हैं, शब्द कोई भी आए हमें कोई दिक्कत नहीं है। चरमा नहीं होता है, चरम होता है, और उत्कर्ष होता है, उत्तम होता है, उत्सव होता है। यही सारे शब्द संधियों में घूम फिर कर आ जाएंगे, इसलिए आपको कुछ भी ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है। आप इनको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप जैसे भी चाहें इसको लिख सकते हैं, अगर नोट कर रहे हैं तो नोट कर लें, आपकी अपनी मर्जी। हम थोड़ा सा साइड हो जाते हैं, आराम से आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये चीजें अच्छे से कभी भूलें तो दोबारा आप देख सकें। हम ये बार बार रब इसलिए कर रहे हैं कि नियम इसी पेज पर लिखे हैं, इसलिए हम बार बार दोबारा नियम नहीं लिखना चाहते हैं, और नियम लिखने में समय बर्बाद नहीं करना चाहते। अब आ गया अ और री का। अब देखिए इसका हम मूल शब्द आपको नहीं लिखेंगे,
क्योंकि मून सल लिखने से क्या होगा, थोड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि ये री वाला थोड़ा सा कठिन है, इसलिए पहले हम इसको संधि जोड़ना सीखें, उसके बाद तोड़ेंगे। तो देखिए ब्रह्म री, री सी। तो देखिए यहां पर क्या है, अ, और यहां पर री। अब ये दोनों मिलकर क्या बनना है, देखिए अर, अर होगा, आर नहीं होगा, परिवर्तन अर में ही होगा, ध्यान रखें। यहां बच गया सी, बहुत सावधानी से समझें, ये कठिन लगती है थोड़ी सी, लेकिन उतनी ही सरल है। देखिए अभी सरल हो जाएगी। ब्रह्म होगा, ब्रह्मा नहीं होगा, क्योंकि ब्रह्म मतलब होता है ईश्वर का, जो ब्रह्म की तरह, जिसके जो ऋषि ब्रह्म के समान, पर ब्रह्म के समान गुण होते हैं, उसको ब्रह्मर्षि कहते हैं। तो देखिए ये यहाँ हल लग जाएगा, क्योंकि आ निकाल दिया है। अब ये वाला आ इसमें जुड़ जाएगा। अब चूंकि रा हल है, रा के बाद स्वर नहीं है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखें, ये र जो ऐसा है, अगर इसके पहले स्वर नहीं है, पहले स्वर नहीं है, ठीक है, तो ये जैसे पहले वाले व्यंजन में नीचे जुड़ जाएगा, और अगर बाद में स्वर नहीं है तो बाद वाले व्यंजन में, जैसे ये, जैसे मान लीजिए कर्म लिखा है और यहाँ लिखा है प्रण, तो इन दो शब्दों की स्थिति में देखिए प प्लस र, और र में है ए, ये स्थिति है। तो ये इसके पहले स्वर नहीं है, इसलिए यहां लग गया। और कर्म का विभाजन अगर हम करें तो क, ए, रे और मैं, तो देखिए अब रे के पहले तो स्वर है इसलिए नहीं आएगा, रे के बाद स्वर नहीं है इसलिए ये मैं के ऊपर चला जाएगा। ये रे की विशेषता है। ये रे कभी भी पूरा तभी लिखा जाएगा जब उसके दोनों ओर स्वर होगा, जैसे परम, परम शब्द लिखा है, अब रे अपने व्यंजन के रूप में मूल रूप में है। क्यों? क्योंकि यहां पर हम देख सकते हैं प में अ है, फिर उसके बाद र है, और फिर र में अ है, और फिर मैं। तो इस तरह से र के दोनों तरफ स्वर है, ये कहीं भी नहीं जाएगा, चुपचाप अपना व्यंजन के रूप में रहेगा। लेकिन चूंकि ये अर्ध स्वर होता है, इसलिए स्वर की अवस्था में, स्वर के ना होने पर यह तुरंत मात्रा के रूप में लग जाता है। रे की दो ही मात्राएं लगती हैं, आप ध्यान रखना। कुछ लोग कहते हैं ये रे की मात्रा होती है, बिल्कुल नहीं होती है ये रे की मात्रा, क्योंकि ये कुछ व्यंजन होते हैं, जैसे इसको आधा लिखना हो तो हल लगाना पड़ता है, इनको काट के नहीं लिख सकते। जैसे क को आधा लिखना हो तो ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन ट, ठ, ड, है ना, छ है, ये बहुत सारे व्यंजन ऐसे होते हैं जिनको हल लगा के ही जिनको आधा दिखाया जाता है। तो जब इनके बाद र आता है तो वो र अपने बनने के लिए जगह ढूंढता है। तो जैसे ट में हल लगा है तो वो यहीं लग जाता है, क्योंकि ये पहले लगना है इधर, ठ में यहीं लग जाता है, ड्र में यहीं, छ में देखो, छ में दिख रहा है ना, तो छ में यहां लग जाता है, और जो इसका हलंत है वो खत्म हो जाता है। देखिए इसको हम दिखाते हैं, छ में यहां लग जाता है और है में यहां लग जाता है, लगना उसको पहले ही है, केवल इसमें दिखता है इस तरह से। तो ये र की है, इसके आगे फिर कभी क्लास पढ़ेंगे तो अब इसके अच्छे से समझेंगे डिटेल में कि र के साथ क्या होता है। पर ये बस इतना यहाँ समझ लें, क्योंकि संधि में, यण संधि में भी री आएगी और गुण संधि में भी आई है, तो र इसमें भी आया है और र उसमें भी आएगा, तो उसको कहाँ ले जाना है, कैसे लिखना है, ये नियम के लिए इतना जानना जरूरी है कि यदि र से पहले स्वर नहीं है तो उसकी मात्रा इस रूप में, पहले वाले व्यंजन में, ये आप नोट कर सकते हैं अपनी याददाश्त के लिए, पहले वाले व्यंजन में नीचे की ओर लगेगी और र के बाद स्वर नहीं है
रे के बाद स्वर नहीं है तो ये मात्रा इस रूप में बाद के व्यंजन में ऊपर की ओर लगेगी। तो ये चीज आप नोट कर सकते हैं, ध्यान रख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जैसी आपकी मर्जी वैसा कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए अगला शब्द हम लिखते हैं सप्त ऋषि। पहले हम इनके टुकड़े नहीं करेंगे, पहले हम इनकी प्रक्रिया समझेंगे, क्योंकि जो शब्द थोड़े कठिन होते हैं उनको डायरेक्ट तोड़ने में गलतियां हो जाती हैं, इसलिए हम पहले उनके टुकड़े जोड़ने की बात करें। क्योंकि जो अगर ये शब्द ऐसे आ गया, ये कैसे बनेगा, सॉरी, ये शब्द आया आपका ब्रह्म, अब रे जो है, देखिए रे के बाद स्वर नहीं है तो रे की मात्रा इसी में जाएगी, सी। देखिए परीक्षा में ज्यादातर टुकड़े ही आते हैं और शब्द पूछते हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मर्षि आ गया तो उसके टुकड़े कोई भी समझ जाएगा कि ब्रह्म प्लस ऋषि होगा। तो यहां पर अब हम इसको अगर इसी को तोड़ते हैं तो देखिए कैसे तोड़ेंगे। ये जो है इसको कहां से तोड़ना है, जहां पर रे की मात्रा दिख रही है इस शब्द को आप केवल अलग कर दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, बहुत सरल संधि है। जहां से आपका रे दिख रहा है, जिसके ऊपर रे दिख रहा है वहीं से अलग कर दीजिए बस। अब क्या करना है, ये रे को मान लीजिए क्या, री। रे किससे बना है, री से। देखिए ये आ गया और ये आपका ब्रह्म है ही है, तो ब्रह्म और ऋषि, सीधा सा इस रे को री मानिए, ये सीधे पढ़िए री सी, ये री सी, तो ब्रह्म ऋषि, और ब्रह्मा नहीं होगा, ये आप समझ लें, क्योंकि इसकी प्रक्रिया भी आगे हम बहुत अच्छे से व्यंजन संधि में पढ़ेंगे। ये ब्राह्मण होता है और जब भी इसके बाद कोई घोष वर्ण आता है तो ये न का लोप हो जाता है। व्यंजन लोप संधि में इसके नियम हम देखेंगे आगे चल के, इसलिए ब्रह्मा तो बिल्कुल नहीं होगा, मात्रा नहीं बढ़ेगी, ब्रह्म ही होगा। न लोप होने के बाद जैसे कि तैसा रहेगा और जो भी संधि उसमें बनेगी वो हो जाएगी। तो देखिए ये यहाँ पर हम इसको अच्छे तरह से विच्छेद करके देख सकते हैं कि ब्रह्म कर दिया हमने, और ब्रह्म करने के बाद अब ये जो री बचा है इसको एक बार फिर से साफ करके लिखते हैं, अच्छे से समझ में आए। देखिए ये आपका शब्द बन गया ब्रह्मर्षि, ठीक है, ब्रह्मर्षि। अब इसको अगर हमें संधि विच्छेद करना है तो सिर्फ इतना सा ध्यान रखना, एक बिंदु जो रे की मात्रा जहां लगी है उसके पहले से ही इसको तोड़ दीजिए और इस रे को री मानिए। तो हमेशा चूंकि रे जो ऊपर लगा है वो पहले से गया है, इस बात को आप ध्यान से समझ लीजिए, जो हम आपको बता चुके हैं कि अगर रे के बाद स्वर नहीं होगा तो वो आगे वाले व्यंजन के ऊपर लग जाएगा। तो जिस व्यंजन के ऊपर लगा है उसके पहले उसको ले आइए। तो देखिए ये आप री मान लीजिए, क्योंकि ये री से बना है, जितने भी शब्द होंगे गुण संधि के री वाले वो री से रे बनेगा। तो ब्रह्म और ऋषि सीधे से संधि विच्छेद हो गया, कोई भी कठिनाई इसमें नहीं आई है। अब आगे दूसरे शब्द देखते हैं, जैसे वर्षा ऋतु। देखिए वर्षा वैसे ही रहेगा लेकिन वर्षा का वर्ष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि अ और री मिलाकर इस संधि का नियम है कि अर हो जाता है, आर नहीं रहेगा। यानी अगर यहाँ कोई दीर्घ शब्द है भी तो वो ह्रस्व में बदल जाएगा। अब यहाँ पर वर्ष बच गया आपके पास हल वाला, ये रह तो वर्षा का है इसलिए इसमें कोई मतलब नहीं है, इससे संधि नहीं है। यहाँ तू बच गया, इसकी मात्रा इसमें और इसकी मात्रा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ स्वर होता तो रह पूरा हो जाता, तो ये हो जाएगा वर्षर तू ये। और जब टुकड़े करने हो
तो जिस पर ये वाला र नहीं देखना है, ये वाला देखना है, आप इसको वर्ष करेंगे और इसको र को री में ले आएंगे और ऋतु, और जब ऋतु शब्द आ गया तो आपको पता है कि ऋतु वर्षा होती है, वर्ष नहीं होती है। अब देखिए यहां पर अब हम शब्द लिखते हैं महर्षि। तो कहां से टुकड़े करने हैं इसके, आपको बता दिया है, अब तक आपको क्लियर हो गया होगा इसके टुकड़े कहां से करने हैं। जिसके ऊपर रह लगा है उसके पहले से इसको तोड़ दीजिए, कुछ भी नहीं करना है, बहुत आसान है। और ये जो स में रह लगा है उसको री बना के पीछे ले आइए, बस हो गया। अब मह नहीं होता है, महा होता है, बस इतना ध्यान रखना है। अब यहां पर हम लिख दें अगर सप्त ऋषि, तो देखो शब्द क्या बनेगा, सप्त तो वैसे ही के वैसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा क्योंकि इसमें जो अ है वो अ रहेगा, और री जो है र बन के ऊपर चला जाएगा, बस सप्तर्षि। ऐसे ही शब्द होगा देवर्षि, देखिए राजर्षि। अब इनको तोड़ना कितना आसान है, जहां से र लगा है बस वहीं से अलग कर दीजिए, तो देव, कितना आसान, देव, और जो र है उसको री मान लीजिए, मान ही लीजिए कि वो री है, उसे पीछे लाना है, बस। राज, ये भी राजा नहीं होगा क्योंकि ये राजन से बनता है, इसकी प्रक्रिया आगे बताएंगे आपको। राज ऋषि, क्योंकि राजा अर्ध तत्सम है, पूर्ण तत्सम नहीं है। राज, राजन से राज बना है, वही पूर्ण तत्सम है। राजन है, संधि चूंकि संस्कृत के तत्सम शब्दों में होती है, इसलिए ध्यान रखें, ना तो अर्ध तत्सम लगेगा और ना ही यहाँ तद्भव शब्द का प्रयोग होगा। इसलिए कभी भी अगर आपके ऑप्शन में राजर्षि में या राजेश में राज और राजा दोनों हैं तो राज ही होगा, राजा नहीं होगा। तो इस तरह से आपके ये गुण संधि समाप्त हुई। गुण संधि बड़े अच्छे से हमको समझ में आ गई। और अब आई है तीसरी संधि, यण संधि। और ये संधि सबसे प्यारी संधि है, सबसे अलग, सबसे अच्छी, और जिसको कहना चाहिए कि सबसे आनंद देने वाली। इस संधि को हल करते समय बड़ा आनंद आता है। क्यों आता है कि अभी तक जो संधियां हमने पढ़ी, दीर्घ संधि, गुण संधि, और इसके बाद पहले हम एक वृद्धि संधि देख लेते हैं, उसके बाद यण संधि पढ़ेंगे, क्योंकि वृद्धि संधि में ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा है। तो वृद्धि संधि पहले देख लेते हैं, तीसरी। इसमें और अ के बाद ए, क्योंकि ये स्वर रह गए हैं हमारे, पहले हम इनको देख लें। और आए, तो परिवर्तन कैसे होगा, यहां हम परिवर्तन लिख देते हैं। देखिए कैसे होगा, पहला अ प्लस ए, क्या बनेगा, ये वृद्धि हो जाएगी। ये जो बाद वाले स्वर में, इसमें परिवर्तन केवल क्या होगा कि दोनों मिलाकर बाद वाले स्वर में वृद्धि हो जाएगी। दोनों मिलाकर बाद वाले स्वर में वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए ये बनेगा, और इसकी मात्रा दो होंगी, क्योंकि एक इसकी मात्रा होती है और एक इसकी। तो जिस संधि में दो मात्राएं दिखेंगी वो वृद्धि संधि है। तो देखो सीधा सा पढ़ लिया हमने। दीर्घ संधि में आ ई उ दीर्घ मात्राएं, गुण संधि में ए ओ और रे की मात्रा, और वृद्धि संधि में ऐ और ओ की मात्रा। तो ये बस आपको चारों रूप में मिलेगा, बस इतना ध्यान रखना है। ये चारों रूप आपको मिलेंगे, और परिवर्तन आपका एक ही में होगा, चाहे किसी भी रूप में आ जाए। ये नियम आपने दीर्घ संधि में सीख लिया, ये आपका हर जगह चलेगा। और दूसरा बनेगा इसमें
ओ। इसमें भी बाद वाले में वृद्धि हो जाएगी और इसकी मात्रा ये किसी भी शब्द के बीच में मिलेगी। और यहाँ भी आपके 2 टुकड़े मिलेंगे, 4, इसके भी 4 मिलेंगे रूप। चारों रूपों में आपको ये मिल जाएंगे और ज्यादातर तो ओ से ही मिलते हैं क्योंकि औ से शब्द बहुत कम बनते हैं। ए से और ओ से ही मिलते हैं ज्यादा शब्द। अगर ऐ और औ से मिलेंगे तो वो प्रत्यय वाले शब्द मिलेंगे। जैसे देखिए यहां पर हम सीधे से एक शब्द लिखते हैं, एक और एक। अब हम कैसे भी प्रश्न पूछ सकते हैं, टुकड़े लिख करके संधि पूछ सकते हैं, संधि का शब्द लिख करके उसका विच्छेद पूछ सकते हैं। तो देखिए हमें यहाँ पर अ और अ के बाद आया ए, ठीक, और दोनों को मिलाकर बनाना है ए। और इसकी मात्रा क्या है ये ध्यान रखें, ये ना भूलें, लिखने की जरूरत नहीं है, पहली बार हमने लिख दिया है। यहाँ क्या बच गया एक, और यहाँ क्या बच गया क। तो अब एक क में ये लगेगी मात्रा, इसकी मात्रा बन गई है गायब, तो शब्द बन जाएगा एक एक। देखिए एक है, यानी जहां ऐ की मात्रा वहां वृद्धि संधि सदैव। देखिए ऐ की मात्रा, इसको हम लिख लेंगे, इसके टुकड़े कर लेंगे अ और ए में, और यहाँ पर जो बचा वो यहाँ लिख लेंगे, वो बन जाएगा सदा, और ये हो जाएगा एम, क्योंकि सद नहीं होता है सदा होता है। सद अगर हलंत वाला हुआ तो वहां पर व्यंजन संधि। ध्यान रखें इस तरह के शब्द आते हैं सदाशय। अब देखो सदाशय में क्या होता है, सत प्लस आशय होता है, आशय, क्योंकि जिसका आशय अच्छा है। इसकी संधि विच्छेद हम सदा प्लस आशय नहीं कर सकते। अगर सदा प्लस आशय कर दिया तो जैसा कि हमने शुरुआत में पहले दिन बताया था, संधि का नियम तो दीर्घ संधि का लग रहा है, लेकिन हमेशा आशय, इसका कोई अर्थ नहीं हुआ, ये अर्थहीन हो गया। इसलिए यहाँ पर बहुत सारे शब्दों से हमें बचना है। पहले एक बार संधि पढ़ लें, फिर हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे, जहां एक एक शब्द में 2-2 संधियां होती हैं या 2 का भ्रम हो सकता है। इन सभी समस्याओं के बारे में हम विचार करेंगे। पहले हम संधि देख लें, बहुत सारे शब्द हमारे सामने हैं इसमें। वसुधैव, तथैव, मतैक, देखिए वसुधा, एव, एव, एव होता, ऐव नहीं होता, ठीक है। ऐसे ही तथा, एव, इसमें आ जाएगा मत, और इसमें एक आएगा, एक। क्यों आएगा, क्योंकि ये देखिए प्रत्यय से बना है, और जब प्रत्यय से बनता है तो वो वृद्धि हो जाती है, वरना ये शब्द भी एक ही है, एक में यह प्रत्यय लगा है तो ये एक हुआ है, ठीक है। अब देखें हम थोड़े से ओ के शब्द देख लेते हैं। परमोषधि, ठीक, जहां पर है औ, इसके भी टुकड़े हमको पता है अ प्लस ओ में होंगे, और जो बचेगा वो हम लिख देंगे, शब्द के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे कि छोटा है कि बड़ा है, ठीक है। परम, परम होता परमा नहीं होता तो परम आ जाएगा। औषधि होता है, जो आर्यवाद का शुद्ध शब्द है वो औषधि होता है। वैसे तो औषध होता है, शुद्ध शब्द औषध होता है, लेकिन अगर यहाँ संधि शब्द में ई लगा है तो आप ई लगा देंगे, और नहीं लगा है तो नहीं लगाएंगे, ठीक है। क्योंकि औषधि होता, जैसे औषध होता है तभी तो औषधालय बना। देखिए औषधालय, यहाँ पर दीर्घ संधि है, औषध प्लस आलय,
औषध आलय। अगर यहाँ पर ई होता, औषधि होता, तो फिर देखिए क्या होता, शब्द ही कुछ और हो जाता, औषधि और आलय। यहाँ पर कौन सी यण संधि बनती और ये हो जाता औषध्यालय, ये हो जाता। इसलिए ई तो होता ही नहीं है। लेकिन अब आजकल शब्द ऐसे आते, पहली बात तो वृद्धि संधि के शब्द आते ही नहीं है, ना के बराबर आते हैं, बिल्कुल ना के बराबर आते हैं। तो हमें इन पर बहुत ज्यादा विचार नहीं करना है, बस समझना है कि आ सकते हैं, ये भी नहीं कह सकते कि नहीं आते हैं। तो औषधि है, औषधि नहीं, लेकिन ये संधि की वजह से ही बहुत सारे शब्द औषधि और औषधि दोनों ही सही माने जाने लगे, इनका प्रयोग होने लग गया, इस तरह से प्रयोग होने लग गया। औषधि भी कहते हैं लोग क्योंकि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं है, इसलिए मात्राओं में, जैसे देखिए अवनी और अवनी, ये दोनों का अर्थ पृथ्वी होता है। इस कभी कभी मात्रा बढ़ते ही अर्थ बदल जाता है, इसलिए उनके अलग अलग प्रयोग होते हैं, लेकिन इन दोनों का मतलब पृथ्वी होता है। तो कहीं कहीं अवनी लिखा होता है और कहीं कहीं अवनी, ऐसे ही अवली आएगा, कहीं कहीं आपका अवली लिखा होगा और कहीं कहीं अवली लिखा होगा। ये दोनों ही प्रचलन में आ रहे हैं, अर्थ इनका एक ही है, इसका मतलब है एक पंक्ति या लड़ी। तो यहाँ पर ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है इन शब्दों में। हाँ, जिनके अर्थ अलग होते हैं उनमें जरूर सावधानी करनी है, जैसे तरणी और तरिणी, तरणी माने सूर्य होता है और तरिणी माने नाव होता है। तो ऐसी जगह पर जहां मात्रा बदलते अर्थ बदल जाते हैं तो वहां हमें सावधानी शब्द का ध्यान रखना है, लेकिन जहां मात्राओं को बदलने में कोई अर्थ नहीं, जैसे अंजलि और अंजलि, दोनों में कोई अंतर नहीं है, अर्थ में अंतर नहीं है, तो दोनों रूपों में हिंदी में प्रयोग हो रहा है, अंजलि और अंजलि। तो जैसा कुछ आपको संधि के शब्द में मिल जाए अंत में, क्योंकि अंत से कोई मतलब नहीं है, अंत में संधि होती ही नहीं है, इसलिए अंत में जैसा लिखा हो, छोटी मात्रा लिखी छोटी लिख दो, बड़ी लिख दी बड़ी लिख दो, आ की मात्रा लगी आ की लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा संधि में। ऐसे ही महौज, ये बन जाएगा महा, महा तो है ही, ठीक है, और ये बन जाएगा ओज। ओज होता है, ओज माने प्रकाश, जैसे ओज गुण बहुत तेज, तो महाओज। अब जब आ में ओ जुड़ेगा तो औ बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से परमोज भी हो जाएगा। तो कोई बहुत ज्यादा शब्द ओ की मात्रा में नहीं आते हैं, और यहाँ पर एक शब्द हम और लिख सकते हैं, जलौध। तो इसका होगा जल प्लस ओध। ये ओध माने एक पात्र होता है, बर्तन होता है जिसमें जल भरा जाता है। इस जलों को इस ओध को तद्भव करके हम हौद बोलते हैं, घर में बोलते हैं ना कि हौद, पानी का हौद है, तो ओध को हौद बोलने लग गए, ये जलौध है। इस तरह से ये सारे शब्द आपके लगभग तैयार है और बहुत कठिन नहीं है। वृद्धि संधि बहुत आसान है, आ के बाद ए ऐ आने पर ऐ बनेगा, ओ औ आने पर औ बनेगा। बहुत कम शब्द हैं इस संधि में और बहुत ज्यादा आते भी नहीं है, इसलिए कोई बहुत ज्यादा परेशानी की भी बात नहीं है। अब जो आपकी संधि आएगी चौथी, यण संधि, यानी आपके सबसे ज्यादा शब्द जो परीक्षा में पूछे जाते हैं वो या तो दीर्घ संधि के पूछे जाते हैं या यण संधि के। स्वर संधियों में इन दो के ही शब्द ज्यादा पूछे जाते हैं, क्योंकि इनके ही सर्वाधिक शब्द हिंदी में प्रयुक्त होते हैं और थोड़े से कठिन भी हैं। यण संधि बड़ी अच्छी संधि है, बड़ी प्यारी संधि है। क्यों? क्योंकि यहां आकर हमारा एक कष्ट कम हो जाता है। क्या कम हो जाता है कि दीर्घ संधि में हमने पढ़ा कि जब भी समान स्वर आए, अ के बाद अ, ई के बाद ई, उ के बाद उ, तो दोनों का मिलाकर दीर्घ रूप हो जाता है, ठीक है। दोनों को निकाला, दोनों को मिलाया। उसके बाद गुण संधि में आ के बाद ई उ री आए तो दोनों का मिलाकर परिवर्तन होता है, यानी दोनों को देखना है और दोनों को बदलना है। वृद्धि संधि में भी वही स्थिति है, अ के बाद ए ऐ ओ औ आए तो बाद वाले में वृद्धि होती है। तो यहां भी दोनों को देखना है, दोनों में ही स्वर देखे जाएंगे और दोनों का ध्यान रखना है। लेकिन यण संधि में आकर के एक स्थिति आ गई, अब संधि खत्म, कठिनाई खत्म। अब जैसे जैसे संधियां आगे बढ़ेंगी, यण संधि, अयादि संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, अब जैसे भी संधियां आगे बढ़ेंगी इसमें सिर्फ पहले वाले वर्ण में ही परिवर्तन होगा, बाद वाले वर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
जैसा है वैसा ही लिखा जाएगा। स्वर संधि में स्वर है तो स्वर जो भी है उसकी मात्रा लग जाएगी उस परिवर्तित वर्ण में, और व्यंजन है तो व्यंजन एज इट इज वैसा ही लिख जाएगा। और विसर्ग तो बाद में होते ही नहीं है, विसर्ग हमेशा प्लस के पहले आते हैं, यानी संधि के पहले वर्ग में आते हैं, तो बाद में या तो स्वर होगा या व्यंजन होगा, तो उनमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इन 3 संधि के बाद चौथी संधि में एक आसानी हमें मिल गई। क्या मिल गई? कि बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो चलो कम से कम एक कठिनाई कम हुई कि, और यहीं से बस यही सब स्टेप हम नहीं समझते हैं, इसीलिए संधियां गलत होती हैं। ये सारी चीजें हम संधि पढ़ने से पहले समझ लें, बाद वाले स्वर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। इस बात को हम ध्यान रख लें तो हमसे कभी भी संधियां गलत नहीं होंगी। यण संधि में हम दीर्घ संधि बना देते हैं। क्यों? क्योंकि बाद में आ भी आता है, ई भी आता है और ऊ भी आता है। तो दीर्घ संधि में आने वाला दीर्घ आ, ई और ऊ जब यण संधि के बाद वाले शब्द में आ जाएगा तो उसकी मात्रा वैसे ही लगेगी, और वहीं पर हम स्वर संधि का भ्रम करते हैं। जैसे कि आपको बताया था स्वागत। अब देखो स्वागत में अ की मात्रा है, लेकिन हमको इसकी विच्छेद सु और आगत, क्योंकि ये बाद वाला जो स्वर है इसको छेड़ना नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी परिभाषा है कि संधि करते समय जब अब ये गुण की स्थिति पलट जाएगी, ई, उ और री के बाद कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी आ सकता है, कोई भी मतलब ई है तो ई नहीं आएगा, ऊ है तो ऊ नहीं आएगा, री है तो री नहीं आएगा। क्यों? अगर ई के बाद ई आ जाएगा तो दीर्घ संधि हो जाएगी, ऊ के बाद ऊ आ जाएगा तो भी दीर्घ संधि हो जाएगी, री के बाद री आ जाएगा तो भी दीर्घ संधि हो जाएगी, क्योंकि यहाँ आ रहा है असमान स्वर, अजातीय विजातीय स्वर, हमारी जाति का नहीं है। जैसे कि हमारे अब यहाँ पर क्या है, जब आएगा स्वर आए तो परिवर्तन क्या होगा, देखो यहां पर समझते हैं। तो परिवर्तन केवल पहले स्वर में होगा। इस बड़ी अच्छी संधि है, बड़ी आसान है, एक बार समझ में आ गई तो आप समझ लीजिए कि शब्द शुद्धि कम से कम 20% यण संधि से होती है। 20 से 25% शब्द शुद्धियां यण संधि से तैयार होती हैं। परिवर्तन केवल पहले स्वर में होगा, इसलिए हमको यण संधि को बहुत सावधानी से पढ़ना है। दीर्घ संधि में तो केवल 3 ही स्वर थे, इसलिए उतनी कठिन नहीं हुई, लेकिन यण संधि में तो बाद में सारे स्वर आएंगे, इसलिए हमें इनको समझना है। पहले स्वर में होगा। अब वो कैसे होगा, देखो ई और ई चाहे छोटी हो चाहे बड़ी हो, इसका परिवर्तन य में होगा, और जब यह होगा तो ये व्यंजन है और ये हल हो जाएगा, आधा हो जाएगा, पूरा नहीं रहेगा। ऊ और ऊ में होगा तो वह बन जाएगा, ये हल लग जाएगा। री तो एक ही है, री में होगा तो रै बनेगा, और संस्कृत में जो एक होता है री, उसका लय बनता है। य र ल व, य व र ल, ये जो है संस्कृत से स्वर से बने हुए हैं, इसलिए संस्कृत के क्रम में यही आता है य व र ल। जो भी मूल व्यंजन की क्रम पूछा जाए परीक्षा में कि संस्कृत के अनुसार या मूल व्यंजन के अनुसार, ये जो अंतस्थ व्यंजन है इनको कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन इनका क्रम क्या है, तो य व र ल है, और हिंदी का क्रम है य र ल और व। हिंदी का क्रम है य र ल व, ये हिंदी का है।
तो इनको हमें ध्यान रखना है। कई बार जिन परीक्षाओं में वर्णमाला के प्रश्न आते हैं वहां ये प्रश्न जरूर आता है, हालांकि इसको हमें यहाँ समझने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ हमें सिर्फ ये समझना है कि ये य व र ल कैसे बना, और प्लस इनमें किसी के भी जो भी आए स्वर यानी बाद वाले स्वर की मात्रा लगेगी। बाद वाले स्वर को टच नहीं करना है, नहीं देखना है, नहीं छूना है, परिवर्तन नहीं करना है, सिर्फ लगाना है। तो देखिए जैसे हमने लिखा, अगर यहां पर प्रति, प्रति और एक, अब देखो यहां पर क्या कह रहे हैं, केवल हमने देखा कि यहां पर ई की मात्रा है। यहां बहुत छोटी चीज, आपको बहुत जरा सी चीज, छोटी सी बात है, लेकिन समझना बहुत ध्यान से कि यहां पर ई की मात्रा समान स्वर आ गया। यहां बस दीर्घ संधि से बचना है, तो इतना सा ध्यान रखना है कि ई के बाद ई को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए तो फिर यण संधि ही होगी और परिवर्तन केवल पहले में होगा। क्यों? ये विजातीय स्वर है, असमान। जैसे कि हमारे घर में एक परंपरा है, अगर कोई हमारी जाति का है तो हम उसको घर में ले जाते हैं, किचन में ले जाते हैं, बिस्तर में बिठाते हैं, साथ में खाना खाते हैं, बहुत सारा। और कोई विजाती आ जाए, कोई ऐसी जाति का, तो बाहर बैठो भैया, पानी पी लो, बाहर खा लो, हम तो अपना देख लेंगे। तो ये एक तरह से विजातीय स्वर है, असमान स्वर है। तो ये कहता है कि हम तो अपना देख लेंगे, तुम सिर्फ बैठे रहो, यानी सिर्फ इसको देखना है कि कौन सा स्वर है। इसके समान स्वर तो नहीं है, समान हुआ तो मिल करके एक हो जाएंगे, तुरंत दीर्घ संधि में परिवर्तित हो जाएंगे। तो सिर्फ देखना है इसको बदलना नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह इसको बदलना नहीं है। बदलना किसको है? सिर्फ ई को। तो ई किस में परिवर्तित हो रहा है? य में, और यह हो जाएगा हल। अब यह हल हो जाएगा तो ये सीधे सीधे जुड़ जाएगा और तय बच जाएगा आधा। अब देखिए साहब, अब यहां बहुत गहराई से देखने की बात है कि अब तक तीनों संधियों में दोनों को मिलाकर एक स्वर बन रहा था, और यहां से जो व्यंजन था उस व्यंजन को वो नया स्वर पूरा कर दे रहा था। लेकिन अब स्वर से व्यंजन बन गया और व्यंजन से व्यंजन मिले तो पूरा हो ही नहीं सकता, एक व्यंजन आधा रह जाएगा। कैसे? देखिए, इस व्यंजन को तो ये पूरा कर देगा, इसको कौन पूरा करेगा? कोई नहीं करेगा। तो ये शब्द बनेगा आपका त आधा रह जाएगा, ये बनेगा प्रतीक। देखिए, तो एक विशेषता और इसकी कि य व य र के पहले वाला व्यंजन स्वरहीन होगा। देखिए, स्वर, ये भी इसकी एक पहचान है कि पहले वाला व्यंजन स्वरहीन होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, इसको हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं। अब देखिए यहां पर हमारे उपसर्ग, यण संधि में 9 उपसर्ग यण संधि के द्वारा तैयार हो जाएंगे। हमने आपको बताया था कि संधि में कम से कम 20% उपसर्ग तैयार होते हैं। तो सबसे पहले यहां पर हम मूल शब्दों की संधि छोड़ करके पहले हम उपसर्ग वाली संधि करते हैं। देखिए कितने उपसर्ग हैं? देखिए, अति, अधि, प्रति, परि, अभि, वि और नी। देखिए, ये उपसर्ग के अर्थ और उपसर्ग से बने शब्दों के क्या अर्थ होते हैं, यह हम उपसर्ग के अंतर्गत समझेंगे। यहां सिर्फ उपसर्ग से बने हुए जो यण संधि के शब्द हैं उनको हम देखेंगे। अब ये इसके बाद देखिए एक एक उपसर्ग उठाकर देखते हैं हम। अति में अंत लगाते हैं, अंत। देखिए,
क्या होगा, देखिए पहली बात तो तय आधा रह जाएगा, ई का या बन जाएगा और अंत एज इट इज आ जाएगा। ये प्रक्रिया पहले हो जाएगी। तो अति हमेशा जो उपसर्ग है वो कैसे मिलेगा, अत्य के रूप में, ऐसे आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये जो तय है वो इसके साथ आधा बनेगा। तो ये शब्द आपका बनेगा अत्यंत। अंग की मात्रा लग जाएगी य में, क्योंकि ये जो है इसमें इसको पूरा कर देगा। अति, अब देखिए अ की मात्रा आचार, ये हो जाएगा अत्याचार। अत्य हो गया। सबसे पहली बात एक छोटा सा सूत्र समझ लीजिए, अति अत्य हो जाएगा, अधि अध्य हो जाएगा संधि में बदलते ही, क्योंकि पहले ही में बदलना है, बाद में तो बदलना ही नहीं है, तो बाद वाले के साथ संधि करने का कोई मतलब नहीं है। संधि हमें पहले ही वाले में करना है, परिवर्तन पहले वाले में करना है, बाद वाला तो केवल जोड़ना है। अंग की मात्रा तो अंग जोड़ दिया, बड़े आ की मात्रा तो बड़े आ जोड़ दिया, ई जो भी मात्रा होगी। प्रति बन जाएगा आपका प्रत्यय, परी का थोड़ा सा दिक्कत है क्योंकि ये बनेगा पर्य, क्योंकि र ऊपर जाएगा। अभी का बनेगा अभ्य, और वी का बनेगा व्यय, और नी का बनेगा न। ये जो है आपके इस रूप में मिलेंगे। ये आप ध्यान रख लीजिए, बहुत ज्यादा संधि की कठिनाई समझने की जरूरत नहीं है यहां पर आपको। ऐसे ही उपसर्ग, जब उपसर्ग पूछे जाएं तो ध्यान रखना, अत्य होगा तो अति उपसर्ग होगा, अध्य होगा तो अधि उपसर्ग होगा। ये उपसर्ग पहचानने के लिए भी एक आपकी तैयारी हो रही है। प्रत्य कहीं अगर प्रत्येक है तो उसमें प्रति उपसर्ग है, प्र उपसर्ग नहीं है, ध्यान रखना। तो ये चीजें हमारी तैयार हो रही हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अब यह में अ की मात्रा लग जाएगी अत्याचार, क्योंकि बाद वाले स्वर को हमें छूना ही नहीं है। अब हम अधि का देखते हैं। अधि एक एक दो दो शब्द सबका देख लेते हैं, बाकी फिर हम आपकी प्रैक्टिस कराएंगे। अधि प्लस आदेश क्या बनेगा, अधि तो बन जाएगा अध्य, सीधे से अधि बन गया अध्य। देखो बिल्कुल सिंपल तरीका बता रहे हैं हम आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ई निकालो, ई का या बनाओ, या में बाद की मात्रा लगाओ, तय को आधा रखो, है ना, सॉरी दह को आधा रखो, इसको यह बनाओ। इतनी सारी प्रक्रिया करने से अच्छा है कि हमने एक शॉर्ट फॉर्मूले सीख लिए। यही हमारी पढ़ाई करने का एक संकलन का तरीका होता है कि हम कठिन से कठिन पढ़ाई को किस रूप में सरल कर सकते हैं, और 1 घंटे वाली पढ़ाई को 15 से 20 मिनट में समझ सकते हैं। इसके लिए हमें छोटी से छोटे फॉर्मूले तैयार करने होते हैं और इसके लिए मेहनत करनी होती है। तो हमने बहुत मेहनत करके ये फॉर्मूले तैयार किए हैं, जिन्हें आप देखें, पढ़ें, समझें और उनको अपनी परीक्षा के लिए, अपनी पढ़ाई के लिए उनका इम्प्लीमेंट करें, उनको लागू करें, और उनके लाभ आपको अवश्य मिलेंगे। तो बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी बात ना देख करके हमें सीधे से इसको परिवर्तन में लाना है। कैसे लाना है कि अधि को अध्य बनाना है और आदेश को एज इट इज जोड़ देना है, आ की मात्रा इसमें और देश। ये देखो कितना सरल हो गया। और देखते हैं, अधि आपक, देखिए अधि को बनाएंगे अध्य, सीधी सी बात है, और आ की मात्रा लगाएंगे, बन गया अध्यापक। अगला देखते हैं, प्रति, प्रति उत्तर। प्रति को बनाएंगे हम प्रत्यय और इसमें जोड़ेंगे ऊ की मात्रा, क्योंकि जो भी मात्रा है, जो भी बाद में स्वर है, वो य में ही जुड़ेगा। देखिए आपके उपसर्ग तैयार, कितने सरल, कितनी आसानी से निकालना है हमको उपसर्ग को। प्रति ऊर्मी, प्रत्येक लहरें अर्थ होगा। प्रति को बनाएंगे प्रत्यय और ऊ की मात्रा लगाएंगे यू में, य में, और ये बनेगा प्रत्युर्मी। हो गया सरल, बिल्कुल सरल, कठिन नहीं हुआ।
यहाँ पर ऊह, ऊह माते होता है एक रचना, तो यहाँ पर प्रति का प्रत्यय और बड़ा ऊ की मात्रा प्रत्यु। इस तरह से बहुत सारे शब्द बन जाएंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि हम अगले पेज पर नहीं जाएंगे। यहाँ पर हमारी लिखी हुई हैं सारे उपसर्ग, इसलिए हम पहले इन उपसर्ग की प्रक्रिया को यहीं देखेंगे, बार बार ना लिखना पड़े, हमारा समय भी बचे और व्यर्थ का मेहनत करने से कोई फायदा नहीं है। अब देखिए, अब आते हैं परी। परी की प्रक्रिया थोड़ी सी अलग है, क्योंकि परी प्लस अंक। अब देखिए, परी का बनेगा पर्य, कैसे बनेगा इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक है। क्योंकि यहां पर आप कह रहे हो पर कैसे बना, तो देखिए परी से जब हमने ई निकाला, बाद में तो कुछ भी हो, बाद वाले से तो लेना देना हमें है ही नहीं, केवल हमें परिवर्तन अपने पहले वाले ही में ही करना है, अपने आप देख लेंगे। हेयण संधि बोलती है हम अपना परिवर्तन खुद देख लेंगे, तुम्हें हमारे बीच में आने की जरूरत नहीं है, हमारे परिवार के बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, ई के स्थान पर बन गया या, अब यहां जो रे बच गया वो आधा, ठीक है ना। तो अब देखिए क्या होगा, आपको बता चुके हैं पहले कि रे के पहले स्वर नहीं होगा तो वो ऐसे लगेगा, और बाद में नहीं होगा तो बाद में उसको जो व्यंजन मिल रहा है वो इसके रूप में बनेगा। तो प तो है ही है, तो परी का बन गया पर, ठीक है, पर्य। तो सीधी से इस तरह से इसकी प्रक्रिया हुई, पर्य, और अंग की मात्रा ही तो लगानी है इसमें, लग गया पर्यंग। परी आवरण, तो परी का बना पर्य और आ की मात्रा लगा दी, बन गया पर्यावरण। ये देखिए कितनी आसान है। अब आप कह सकते हैं सबसे सरल संधि है यण संधि, सबसे बढ़िया संधि, आनंददायक, जैसे हलवा होता है ना, हलवा बहुत आसानी से बन जाता है, वैसे ये संधि है, हलवा है। संधियों में यण संधि सबसे सरल है। बस इन चीजों को आप समझ लीजिए। अब हम आते हैं अभी पर। देखिए, अभी आगत, अभी बन गया अभ्य, कुछ नहीं करना, सीधी सी बात है, और आ की मात्रा लग गई, हो गया अभ्यागत। अभी उदय, अभी बन गया अभ्य, अभी तो बन गया अभ्य। सर ये समझ में आ रहा है ना, अभी कैसे अभ्य बना, ई का यह आधा अभ्य और ऊ की मात्रा लगेगी अभ्युदय। वी देखिए, वी आय, ये सब आय, ये सब प्रत्यय होते हैं, वी आय, तो वी बन गया क्या, व्यय। कैसे बना, ई निकल गया यह और वह बचा आधा, बन गया व्यय। ई का बन गया या, तो ये बन गया व्यय, देखो बन गया। तो व्यय और आ की मात्रा इसमें लग गई है, यह पूरा हो गया, इसमें कुछ दिखना ही नहीं, आ की मात्रा दिखती नहीं है ना। वी ऊह, वी का बन गया व्यय, ऊ की मात्रा लग गई व्यू। देखिए कितनी सरल है। अब आप खुद ही समझ रहे होंगे, यण संधि से सरल संधि कोई है ही नहीं। दीर्घ पड़ी, गुण पड़ी, वृद्धि पड़ी, दीर्घ ही सबसे सरल कठिन थी। यानी संधियां पहले जैसे ही पढ़ते हैं कठिन होती हैं, दीर्घ संधि बहुत कठिन लगती है, और हम दीर्घ संधि गुण संधि पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं, उसके बाद संधियां पढ़ना ही छोड़ देते हैं। कौन पढ़े, कौन माथा पच्ची करे, बहुत कठिन है। लेकिन अगर हम आगे पढ़ें तो हमें पता चलेगा कि आगे हमारी संधियां कितनी सरल हैं, और सरल आ जाएंगे। आदि संधि देखिएगा और सरल है, और भी सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। तो जैसे जैसे संधियां, व्यंजन संधि और सरल है, विसर्ग संधि तो बिल्कुल ही सरल है, 1 घंटे में पढ़ने वाली संधि है, बस समझने का फेर है। व्यू, नी को देखते हैं हम, नी आय, आय और आय क्या बनेगा, नी से बन गया न्याय और आ की मात्रा लग गई न्याय, हो गया। नी ऊन क्या बन गया, नी से बना न्याय, बड़ा ऊ की मात्रा लगी न्यून, न्यून कोण, हो गया। कितना आसान है बताइए, क्या कठिनाई है। आपके उपसर्ग भी तैयार हो गए, 7 उपसर्ग तैयार हो गए हैं।
ई की मात्रा के और दो उपसर्ग है ऊ की मात्रा के, वो भी हम यहीं पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम ई की मात्रा के कुछ वैसी संधि पढ़ लें जो मूल शब्द होते हैं, जो उपसर्ग से नहीं बनते हैं, उनको भी हमें पढ़ना है, क्योंकि यहाँ हम केवल उपसर्ग नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ हम संधियां पढ़ रहे हैं। तो अब देखिए हम यहां पर देखते हैं नदी, ऊर्मी, बस इतना देखना है कि असमान स्वर होना चाहिए। नदी क्या बनेगा? नद्य, ठीक है, नद्य बनेगा। अब देख आधा नहीं लिखा जाता है तो ये आपको इस रूप में भी मिलेगा, संधि में इस रूप में मिलेगा, ठीक है। और अगर ऐसे होगा तो देखिए ऊ की मात्रा लग गई, नद्यूर्मी, और ये ऐसे मिलेगा आपको, ये शब्द ऐसे मिलेगा। और इसमें ही दिमाग पच्ची हो जाएगी कि कहां से संधि निकालें। नारी उपासना, नारी की उपासना, तो देखिए नारी बनेगा नार्य, र है ना, जैसे पर्य बना था ऐसे ही ये बनेगा नार्य। ऊ की मात्रा लगेगी इसमें, बन जाएगा नारी उपासना। ये शब्द ही सबसे ज्यादा कठिन है, देखने में कठिन लगते हैं, टुकड़े कहां से करें समझ में नहीं आता है, पर टुकड़े कहां से करने हैं, हमें य के करने हैं, यानी जो ये है उसके टुकड़े करने हैं। य को ई में बदलना है और ऊ को जहां का तहां ले जाना है, बस। र अपनी जगह आ जाएगा और ना तो है ही है। अब चूंकि स्त्रीवाची शब्द है इसलिए बड़ी होगा, ये हो गया उपासना, देखो आ गया वापस, तो ये बन गया नारी और ये बन गया उपासना। कुछ भी कठिनाई नहीं है, शब्दों का फेर है। नारी उपासना, ठीक है। अब यहां हम अगर लिखते हैं एक शब्द, अब संधि विच्छेद करिएगा, दिव्याराधना। अब इसके ऑप्शन में पता क्या मिलेगा, ये देव आराधना। तो देव आराधना अगर हो तो शब्द क्या बनेगा, क्योंकि अ के बाद अ आ गया, समान स्वर आ गया, तो देव आराधना होना चाहिए ना, ये होगा। जबकि ये क्या है, य, जब व आधा है, य से पहले का व्यंजन आधा है, तो य का मतलब है ई, और अ है, अ को अलग कर दो, क्योंकि बाद वाले स्वर को कुछ करना थोड़ी है, बाद वाले स्वर को कुछ नहीं करना है, केवल बाद वाले स्वर को हटाना ही है। तो ये हो गया देव, देव। अब ये बड़ी हो जाएगी क्योंकि देवी है, स्त्रीवाची शब्द बड़ा होता है, देवी आराधना, देवी आराधना। ऐसे ही एक शब्द हम गति और अवरोध, ये शब्द शुद्धि में बहुत आते हैं, आप देख लीजिएगा, अधिकांशतः शब्द यण संधि के ही आते हैं, गत्य अवरोध। अब देखिए गति तो गत्य बन जाएगा बिल्कुल साहब, जैसे उपसर्ग बन रहे थे प्रति प्रत्यय अभी अव्यय, तो गति गत्य बनेगा, क्योंकि ही का बनेगा यह और तय आएगा यहाँ आधा, और इसकी मात्रा इसमें लगेगी तो वैसे ही की वैसी रहेगी, क्योंकि ए की मात्रा दिखती नहीं है, तो ये गत्य अवरोध होगा। शब्द संधि में आता है, ये ऐसे लिखा होता है गत्यावरोध, और हमें देखने में गलत लगता ही नहीं है, हम इसको सही करके आ जाते हैं। पूछता है निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्धि की सही दृष्टि से सही है, तो हम इसको ही सही कराते हैं, जबकि ये गलत होता है, क्योंकि आ की मात्रा तो आएगी नहीं, अवरोध होता है, अवरोध नहीं होता है, ये ध्यान रखें, अवरोध निरर्थक हो जाएगा, ठीक है। मत्यनुसार, देखिए मत, जैसे गति गत्य हुआ, जैसे गति गत्य होता है वैसे ही मति मत्य होता है, ठीक है।
तो गत्य गति में बदलेगा, तो मत्य किस में बदलेगा? मति में। बिल्कुल सिंपल है। प्रत्य प्रति प्रत्य में बदलता है, तो प्रत्य प्रति में बदल जाएगा संधि विच्छेद करने के लिए। मति और इसमें सॉरी य में लगी है आपकी अ की मात्रा। जब कोई मात्रा नहीं दिखती है तो वहां पर होती है अ की मात्रा। ये हो गया अनुसार। ठीक है, अब इतने शब्द इसके लिए पर्याप्त हैं। अब हम ऊ वाला लेते हैं कि ऊ और ऊ के बाद अगर कोई असमान स्वर आए, ठीक है, असमान स्वर, तो असमान स्वर कोई भी हो सकता है, सिर्फ ऊ नहीं होगा। ध्यान रखना, सिर्फ ऊ नहीं होगा, बाकी कोई भी हो सकता है। तो इनके स्थान पर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो वह बनेगा। ठीक है, और बाद वाले स्वर की मात्रा लगनी है, ये अलग से बताने की हर बार जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम दो उपसर्ग जो कि हमारे हिंदी में मौजूद हैं ऊ की मात्रा के, इनसे बाद में जुड़ने वाले शब्द यण संधि का निर्माण करेंगे। सबसे पहले सु प्लस आगत। तो सु क्या बनेगा, पहले हम ये देख लेते हैं। सु बनेगा स्व, ठीक है, ये, और अनु बनेगा अन्व। बस ये ध्यान रखें, सु बनेगा स्व और अनु बनेगा अनु। तो देखिए सु बन गया हमारा स्व और आ की मात्रा लग जाएगी, और बाकी बाद वाले को वैसे ही जोड़ना है, उसको बिल्कुल टच ही नहीं करना है, परिवर्तन नहीं करना है। उसका काम है सिर्फ ये बताना कि हम तुम्हारी जाति के नहीं हैं, इसलिए हमसे मिल करके संधि मत करो। बस सिर्फ इतना काम है। सु अस्ति, सु बन गया स्व, अ की मात्रा लगेगी तो कुछ भी नहीं दिखेगा, स्वस्ति। सु अल्प, सु बन गया स्व और अ की मात्रा वैसे की वैसी स्वल्प। सु आस्तिक। अब देखिए कितनी सरल है संधि, और यह उपसर्ग निकालना भी सरल है, क्योंकि सु उपसर्ग स्व के रूप में मिलेगा, अनु उपसर्ग अन्व के रूप में मिलेगा। सु बन गया स्व और आ की मात्रा लग गई, और बाकी जैसे के तैसे स्वास्तिक, स्वास्तिक हो गया। अब अनु पर आते हैं। अनु अनु बन गया अन्व, क्योंकि ऊ का बन गया व और न रह गया आधा। अ की मात्रा इसमें लगानी है, तो अ की मात्रा लगाने का सिर्फ एक ही काम है कि वो इसको पूरा कर देगा, और कुछ नहीं। अन्वय, अनु ईक्षा। अब देखिए ये शब्द कितना बनेगा, बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। अन्व, अन्व बनेगा पक्का है, और वो में लगेगी ई की मात्रा अन्वीक्षा। अब देखिए अन्वीक्षा शब्द आ गया, हम क्या करते हैं अन्व प्लस इच्छा कर देते हैं। तो अन्व प्लस इच्छा कैसे होगी, होगी क्या, नियम ही गलत हो जाएगा। अन्व और इच्छा अगर ये होता तो शब्द पता क्या बनता, अ और ई से क्या बनता, अ और ई से क्या बनता, पढ़ चुके हैं ना ए, तो फिर क्या बनता अन्वेक्षा, जबकि ये अशुद्ध है ना। तो इसका मतलब है कि ये नियम गलत है, ये नियम गलत है, नहीं लगेगा। बस यही शब्द शुद्धि ऐसे ही आती है, अन्वीक्षा, अनुईक्षा। देखो न व मतलब ऊ, और ई ये हो गया सीधा सा। अनु ऐसण। अब देखो ऐसण होता, ऐसण नहीं होता, ध्यान रखना, ऐसण होता है। अनु का मतलब अन्व, और व में लगेगी एक ही होती एक मात्रा। और ये शब्द भी परीक्षा में आता है, अभी आपके जेलर की परीक्षा में आया है अन्वेषण,
ऐ की मात्रा लगी है और ऐ की मात्रा नहीं लगती है। तो इस तरह से ये आपके दोनों उपसर्ग के शब्द हो गए हैं। अब हम कुछ मूल शब्द लेते हैं जो ऊ की मात्रा से समाप्त होते हैं, मधु और अरि। अब मधु क्या बनेगा पता है, बिल्कुल आराम से आप पढ़ सकते हैं, मधु बनेगा और अ की मात्रा इसमें समा गई और बन गया मध्वरी। धनु, अंतरी, धनु बन गया धन्व और अ की मात्रा अंग की मात्रा लग गई, धनवंतरी। साधु में ई की मात्रा लगी, ई होता है स्त्रीवाची प्रत्यय, तो क्या बन गया, वैसे प्रत्यय के साथ संधि नहीं होती है लेकिन यहां पर संधि है, ये कुछ एक शब्द अपवाद में होते हैं। तो साधु बन गया साध्व और ई की मात्रा लग गई, बन गई साध्वी। अब देखिए एक शब्द हम आपके सामने रखते हैं, ये देखिए परमाण वस्त्र। अब इसका संधि विच्छेद बताइए, कोई कमेंट्स करके बताइए, कोई कैसे भी बताइए। अगर आप लगातार क्लास ले रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आप देखें इसको, परमाण वस्त्र। तो देखिए ये जो है माण, ये क्या बनेगा, माणु बनेगा ना, ऊ बन के ड़ में लग जाएगा, तो ये हो गया परमाणु। और व में लगी है अ की मात्रा, ये है अस्त्र। देखिए इस तरह से शब्द बनता है। क्यों? क्योंकि यहां पर ऊ का निकाल दिया, बन गया व और ण रह गया आधा, और जो अस्त्र है वो इसमें मिल गया, तो ये शब्द बना आपका परमाण वस्त्र। वध्वागमन, देखिए अब वधु क्या बनेगा, वधु, वधु, वधु बड़ा ऊ की लगती है और आ की मात्रा जो भी लगी है वो निकल जाएगी आगमन, वध्वागमन हो गया। इस प्रकार से आपकी ये यण संधि का एक ई और ऊ का समाप्त हुआ। अभी री की बात रह गई है, तो री की बात हम आगे अगली क्लास में लेकर के और अयादि संधि कंप्लीट करेंगे, क्योंकि आज नहीं हो पाएगा। री का जैसे कि गुण संधि में री के शब्द थोड़े कठिन थे, ऐसे ही यण संधि में थोड़े कठिन है, इसी में गलतियां होती हैं। जैसे ये है पित्राज्ञा, ठीक है, हम आपको एक वानगी देते हैं, इसके ऑप्शन में ज्यादातर हम पित्र आज्ञा कर देते हैं, जबकि ये गलत होता है, क्योंकि पित्र नहीं होता है, ये होता है पितृ। अब ये कैसे बना, इसकी प्रक्रिया थोड़ी सी कठिन है, हम ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल कठिन है, आएगी नहीं, आएगी, बिल्कुल सरल करेंगे। जैसे कि गुण संधि में री का जो शब्द था पहले बहुत कठिन लग रहा था, लेकिन पढ़ने के बाद सरल हो गया, ऐसे ही हम इसे भी कंप्लीट करेंगे कल 2-4 शब्द बता के, और इसको हम आगे फिर अयादि संधि पे ले जाएंगे, और इस तरह से हमारी फिर स्वर संधियां समाप्त हो जाएंगी। और देखते हैं अगर आपको समझ में आता है तो 2-4 शब्द हम समझाते हैं, अभी 10-5 मिनट में कंप्लीट हो जाता है, तो आज ये कंप्लीट करते हैं। यहाँ पर देखिए केवल 3 ही शब्द हैं, क्योंकि ये हम पढ़ रहे हैं री और असमान स्वर। तो पितृ, मातृ और भ्रातृ 3 ही शब्द हैं, इन्हीं से ही शब्द बनेंगे अलग अलग। अब आप इसमें जो मर्जी आए मिला लो, जैसे पितृ अंश, ठीक है, तो पितृअंश का पित्रांश नहीं होगा, क्योंकि ये जो री निकालेंगे वो री बन जाएगी, क्या बन जाएगी, री रे, ठीक है। तो अब यहां क्या बनेगा, पी त और अंश, ठीक। अब इसको हम ऐसे लिखें
पित्त आधा हो जाएगा और रंश रा में मात्रा लग जाएगी। लेकिन आप देखिएगा तय और र मिला के ऐसे कभी नहीं लिखा जाता है, क्योंकि हमारे व्यंजन में एक विकल्प मौजूद है, तय और र से त्र बनता है। तो ये जैसे ही तय र का मेल होगा ये तुरंत ऑटोमेटिक त्र बन जाएगा। तो पी तो वैसे ही रहेगा, तय और र मिला के त्र बनेगा और अंग की मात्रा लगेगी पितृंश। ऐसे ही मातृंश, ऐसे ही भ्रातृ आज्ञा, भ्रात्राज्ञा। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि सिर्फ जो परिवर्तन है वो त्रि के स्थान पर त्र हो गया। बस एक छोटा सा सूत्र, इतना ध्यान रख लें, छोटा सा सूत्र है, त्रि के स्थान पर त्र हो गया। अब हम अगर कोई शब्द दिखते हैं, मातृच्छा, ठीक है, मातृच्छा, तो ये त्र है, इसको हम त्रि कर देंगे और जो ई की मात्रा लगी है वो यहां ले जाएंगे और यहां बनेगा मां। तो अब आप देख सकते हैं ये जो त्रि है, अगर इनके अलग अलग शब्द बनाएं तो एक में तो पी है और एक में मां है और एक में भ्रा है, तो तीन ही मिलेंगे। इसके बहुत सारे शब्द आपको मिलेंगे। आगे आप आज्ञा, आनंद, इच्छा कुछ भी जोड़ सकते हैं, आनंद भी जोड़ सकते हैं, 5-7 शब्द बनेंगे। आनंद भी जोड़ सकते हैं, उपदेश भी जोड़ सकते हैं, क्योंकि जो भी जोड़ेंगे उसकी मात्रा इस तरह में लग जाएगी। विच्छेद करना है तो त्र से त्रि ले आइए और संधि करनी है तो त्रि से त्र ले जाइए। बहुत शॉर्ट फॉर्मूला, इसकी आप विभाजन करें, देखें, समझें, आगे बढ़ें। और इसके बाद कल की अगली कक्षा में हम व्यंजन संधियां पढ़ाएंगे। अयादि संधि इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, कुछ एक शब्द हम देखेंगे, पर वो अयादि संधि के जितने भी शब्द बनते हैं वो प्रत्यय से बनते हैं, इसलिए हम अयादि संधि को थोड़ा सा आपको शब्द बता करके जो बिना प्रत्यय के शब्द हैं उन शब्दों को लेकर के और बाकी शब्दों को प्रत्यय के लिए छोड़ देंगे और आगे व्यंजन संधि पर बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। इसी तरह से हमारी कक्षा के साथ आप जुड़े रहें और हमारी कक्षा निरंतर पढ़ते रहें। ये बैच 14 जुलाई से प्रारंभ हो चुका है। आप जल्दी से जल्दी इस बैच को ज्वाइन करें। जैसे भी आपको जहां से ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी ज्वाइन करना है आप इसे ज्वाइन करें और अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद। अगली कक्षा में फिर हम आगे व्यंजन संधि लेकर आपके सामने आएंगे।